सब आज के टाइम पे पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हैं। एनजीओ के यार्ड में वो बच्चों का भविष्य नहीं, वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। आज इनके लिए हम खड़े नहीं होंगे तो हमारा देश बहुत पीछे चले जाएगा, जिनसे इस मासूम बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। क्या लगता है कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आपके हिसाब से क्या बदलाव आना चाहिए? वो रोज़ स्नैचिंग कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, उन बच्चों पे क्या बीत रही है? उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं है। हमारे पूरा सिस्टम करप्ट है। बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए। अभी मुझे तो 4 साल हुए, मैं क्या कर लूँगा? पर मैं तो एक कोशिश ही कर सकता हूँ। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनकी लापरवाही की वजह से इन मासूम बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा। आपको ये कब एहसास हुआ कि मुझे इन्हीं बच्चों के लिए या इन जैसे बच्चों के लिए ही काम करना है? जिस बच्चों से जैसा बोल दोगे वैसे ही करने लगेगा। उससे बोल दोगे उसकी जेब काट दे तो उसकी जेब काट देगा। मैं अब 400-500 बच्चे पढ़ा रहा हूँ। वो बच्चे समझते हैं पढ़ाई को लेके, हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा हमारा। विदस के एक और पॉडकास्ट में मैं और मेरे को एंकर सचिन आप सबका स्वागत करते हैं। आज के समय में जहां व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचता है, फिर दूसरों के बारे में सोचता है, लेकिन आज जिन्हें हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, उन्होंने पहले दूसरों के बारे में सोचा और वो आज बहुत से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन्हें शायद शिक्षा का मतलब भी पता नहीं होगा कि शिक्षा क्या होती है, लेकिन इन बच्चों को वो स्लम एरियाज में जाके शिक्षित कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? हम जैसे लोग इन्हें भगवान का ही दर्जा देंगे क्योंकि ये बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इन्हें आप अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे, चाइल्ड एजुकेशन बाय अभी। जी हाँ, जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो मैं खुद हैरान रह गई कि ऐसे एरियाज में जाने के लिए हम 10 बार सोचते हैं। हम उस गंदगी से बचते हैं कि हमें यहाँ नहीं जाना है, लेकिन ये वहाँ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके साथ बहुत सारी गेम्स भी खेलते हैं, केक भी काटते हैं, खूब मस्ती भी करते हैं। तो आज उन्हें हमने अपने इस स्टूडियो में इनवाइट किया है, अपने इस शो में बुलाया है जिसका नाम है विद अस। तो चलिए मिलते हैं इनसे। अभी जी बहुत बहुत थैंक स्वागत यू है सर आपका। मैम। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आज हम और हमारी ऑडियंस सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेगी, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेगी, क्योंकि आप एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका परिवार है, आपका जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अभिषेक जी। है। मैं घर में बड़ा लड़का हूँ। एक मेरा छोटा भाई है और मम्मी पापा हैं। एक बड़े भाई हैं जो मतलब जिन्होंने कभी मुझे टोका नहीं है हर किसी काम के लिए। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि जो भी मैं आज हूँ मैं अपने घर वालों की वजह से हूँ। क्योंकि जो उन्होंने मुझे प्यार दिया, जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया, जिस गरीबी से उन्होंने मुझे निकाला, उसके चलते चलते मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जी एक ड्राइवर हैं। तो मुझे लगता है सचिन जी, बड़ी हैरानी होती है कि आपने कहा कि आपके पापा एक ड्राइवर हाँ हैं। जी। मतलब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आप जो है इन बच्चों को एक एजुकेशन दे रहे हैं और वो भी अपने खर्चे पर। हाँ जी। मैम, मेरे पापा जी मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं अपने स्कूल से चलते वक्त मतलब मैंने पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करी है। और जैसे मैंने पार्ट टाइम जॉब करी है पेट्रोल पंप पे, वेटर में करी है। उस दौरान मैंने बच्चों को देखा, गरीबी में से देखा है, मतलब बच्चों पे क्या बीत रही है। इनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, इनका भविष्य खतरे में है। मैंने देखा इन सभी मासूम बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। आज इनके लिए हम खड़े नहीं होंगे तो हमारा देश बहुत पीछे चले जाएगा, जिनसे इस मासूम बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। और हम इन पे गौर नहीं करेंगे तो कौन गौर करेगा? चाइल्ड एजुकेशन बाय अभी। हाँ जी। तो अभी भाई, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये इंस्पिरेशन आपको कब मिली? ये कब आपको लगा कि मुझे ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहिए जिनको शिक्षा का मतलब ही नहीं पता, जिनको कैसे शिक्षित होते हैं ये भी नहीं पता, अच्छे स्कूल्स क्या होते हैं ये भी नहीं पता, अच्छा एक मतलब शिक्षित शिक्षित समाज क्या होता है उनको ये भी नहीं पता, एक बिल्कुल। सोसाइटी क्या होती है उनको ये भी नहीं हाँ पता। जी। तो आपको ये कब एहसास हुआ कि मुझे इन्हीं बच्चों के लिए या इन जैसे बच्चों के लिए ही काम करना है? जब मैं 10th क्लास में था, जब मैं स्कूल जाता था तो मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे रोड पे गुब्बारे बेच रहे हैं, गाड़ी के मिरर साफ कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। उस दौरान मैंने सोचा इन मासूम बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए।
फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब करी, जो पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे आते थे उनसे मैंने इन मासूम बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। मुझे ये नहीं पता था मैं एक एक बच्चे करके आज मेरे पे 400-500 बच्चे हो जाएंगे। जी। हाँ जी, आज मैं 5-6 झुग्गी स्लम्स एरिया को कवर करता हूँ। उधर जाके बच्चों को 1-1 घंटा जाके पढ़ाता हूँ और बच्चों के साथ मस्ती, खेलना, कूदना, जैसे बच्चा कोई बीमार हो जाता है उसको दवाई दिलाना, किसी मासूम बच्चों पे कपड़े नहीं है, बच्चों को कपड़े दिलाना। तो आपने ये नेक काम कितने साल पहले शुरू किया था? मैम ये मैंने 2021 से स्टार्ट किया था। कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसके बारे में कुछ बताएँ? जब मैंने स्टार्ट करा तो मैंने देखा इतने सारे, अब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बहुत बड़ी ये तो नेता लोग, बहुत बड़े-बड़े लोग भी कुछ नहीं कर पाए, तो मैं क्या कर पाऊँगा? तो मैंने अपने पापा से पूछा, मुझे पता लगा प्रोटेस्ट, हुँ, धरना। हुँ। मैंने बहुतों से जानकारी ली, पर मेरे पापा ने मुझे गाइड करा, उन्होंने बोला जंतर मंतर पे धरना दे सकते हैं। तो अच्छा। मैं उस टाइम मेरे अंदर बहुत जोश था, नहीं भाई, धरना आपको किस चीज़ का देना था धरना? गरीबी के ऊपर, बच्चों के लिए। हमारा देश का भविष्य खतरे में है अच्छा। और अच्छा, हमारा भविष्य बच्चे हैं। तो ये आइडिया आपके दिमाग में आया हाँ कि जी, धरना मतलब धरना दूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा बिल्कुल तो बिल्कुल। शायद गवर्नमेंट गवर्नमेंट जागेगी हाँ जी, और उससे इन बच्चों का कुछ उद्धार हो हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, फिर तो पिताजी साहब ने पूछा कि हाँ जी, जंतर मंतर जंतर मंतर पे मंतर पे धरना देते धरना हैं। देते हैं। हुँ, तो मैं जंतर मंतर पहुंच गया, हुँ, बहुत निकल गया घर से, मतलब पैकिंग करके, मतलब पूरी तैयारी करके मैंने बोर्ड बनाया, उसमें लिखा हमारे देश का भविष्य खतरे पे है। हुँ। उस टाइम मेरे अंदर जुनून था। फिर मैं निकल गया, फिर मैंने मेट्रो से जंतर मंतर पहुंच गया, फिर मैं रेड लाइट पे खड़ा हो गया, मैं प्रोटेस्ट लेके। ठीक है। तो उधर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, वो मुझे देख के हंसने लगे, मुझे फील हुआ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। फिर मैंने बोला ये मुझ पे हंसे ना तो मैं और आगे जाऊँ। हुँ, जब मैं इतना आगे बढ़ हाँ गया हूँ तो हाँ। थोड़ा आगे, फिर मैं और आगे बढ़ा, वहाँ पे थोड़े और प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे। मैं उधर जाके चुपचाप बैठ गया। ठीक है। फिर थोड़ा धीरे धीरे करते मैं उनके नज़दीक पहुँच गया, धीरे धीरे करके। हुँ, फिर उधर आर्मी वाले भी थे, उन्होंने बोला ये अकेला लड़का बैठा है इधर, मतलब कि बोर्ड वगैरह लगा के उन्होंने बोला इधर धरना नहीं दे सकते। फिर उनमें से एक पुलिस वाले थे, 3 स्टार थे, अब मैं कुछ कह नहीं सकता एसीपी वगैरह कौन थे, हुँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। उन्होंने बोला आपकी सोच अच्छी है, उनको मैंने सारी बात बताई, उन्होंने एग्री हो गए, वो उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। फिर बोला आप धरना दे सकते हो। उन्होंने बोला अकेला लड़का कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने बोला यही लड़का बहुत कुछ करेगा, जब ही जाके आगे काफिला खड़ा होगा, यही खड़ा नहीं होगा तो काफिला खड़ा कैसे होगा, जी। है ना। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, फिर मैंने उधर धरना दिया, 3 दिन मैंने उधर धरना दिया। उस हाँ जी, धरने के बाद भाई क्या फिर धरने के बाद उधर एक, क्या चेंज आया हाँ जी, लाइफ में? उधर एक मैडम आती हैं, वो मुझसे बोलती हैं आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हुँ, हम फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, उन्होंने बोला अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ टीम होनी चाहिए, आपके साथ काफिला खड़ा होना चाहिए। फिर मेरे मन में आया एक रैली निकालूं, अपने साथ टीम जोड़ूं। फिर मैंने रैली निकाली, 50-100 लड़के इकट्ठे करे। फिर उन्होंने, दोस्तों ने, कॉलोनी के लड़कों ने देखा अभी अच्छे काम कर रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। धीरे धीरे मैंने एक एक लड़का जोड़ा, एक एक दोस्तों ने सपोर्ट करा, मेरे गली मोहल्ले वालों ने। फिर मैंने अपने पूरी कॉलोनी में, पूरी कॉलोनी जिसे कहते हैं सोनी विहार, मैंने पूरा रैली से कवर कर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे स्लम्स एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाया। फिर मैंने एक एक बच्चे इकट्ठे करे, स्लम्स एरिया इकट्ठे करे, आज मेरे पे 400-500 बच्चे हैं और 5-6 झुग्गियाँ हैं। तो आपको किसी ने कहा था कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, हाँ जो जी, आपने बताया, हाँ जी, लेकिन आज आप अकेले ही कर रहे हैं सब? हाँ जी, आज अब मैं अकेले कर रहा हूँ। हुँ। हाँ जी, और मैंने सुना है कि आप एक लॉ स्टूडेंट भी हैं, बिल्कुल। तो आपने लॉ को ही क्यों अपना प्रोफ़ेशन चुना? क्या इसका एक कारण ये भी था कि आप इस लाइन में जाना चाहते हैं और जो हमारे जो कानून है या एजुकेशन सिस्टम है, उसको चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए आपने लॉ चुना? ये लो, मेरे पापा का सपना था, मेरे पापा चाहते थे मेरा लड़का वकील बने। अच्छा, हाँ जी, मेरा सपना नहीं था, अच्छा। पर मेरे पापा का सपना था मेरा लड़का वकील बने। हुँ, तो मैं आज अपने पापा की वजह से ही वो कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं अपने, मेरे पापा ने मुझे कभी कुछ कहा नहीं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मेरे घर वालों ने कुछ मुझसे आज भी कुछ नहीं बोला, मतलब कि जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे घर वाले बोलते हैं हमारी तरफ से पूरी छूट है, क्योंकि उन्हें पता है मेरा लड़का कुछ गलत है नहीं, कभी कोई घर लेके कोई शिकायत नहीं आया। मेरे पापा को भी प्राउड होता, मतलब कि कोई मेरे बारे में पापा को बताता है तुम्हारा लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है, तो मेरे घर वालों ने मुझे टोका नहीं, बोलने लगे आगे बढ़ता रहे, ऐसी मंजिल मिल जाएगी, जो भी है आपको सपोर्ट। क्या लगता है कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आपके हिसाब से क्या बदलाव आना चाहिए? क्योंकि हर बच्चा शिक्षित नहीं है, हर नहीं है, बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, नहीं चाहे है बोला जाए, लेकिन ये सत्य नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैम, आज देखा जाए तो सरकारी स्कूल भी बहुत हैं, हुँ, है ना, और स्लम्स एरिया भी बढ़ते जा रहे हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, हुँ, और अमीर हो रहे हैं, गरीब भी बढ़ रहे हैं, है ना। जी, अब आप बोलोगे सरकारी स्कूल होते सोते भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हाँ,
इसमें बहुत से टीचर तो कहूँगा नहीं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनकी लापरवाही की वजह से इन मासूम बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा। वो जाके सर्वे नहीं करते, वो मासूम बच्चे पीछे रह जाते हैं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है। उन मासूम बच्चों को कुछ पता नहीं, हम उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे आप पढ़ना चाहते हो, उन्हें ये नहीं पता पढ़ना किसे कहते हैं। क्योंकि उनके पास जाएंगे, उन्हें हमें हर चीज़ बताएंगे, जब वो मासूम बच्चे समझेंगे। उन्हें तो ये पता है, उनके जैसे घर वाले सिखा देते हैं, जैसे कूड़ा बीनना है तो उन्हें कूड़ा बीनने चले जाते हैं, क्योंकि जैसे माँ बाप करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे। और हम उन्हें बताएंगे नहीं बच्चा पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके माँ बाप ने जैसी ज़िंदगी बीतनी थी बीत गई। अब आगे चल के इस महंगाई के दौर में उन मासूम बच्चों की क्या लाइफ होगी, क्या ज़िंदगी होगी। वो नशा करेंगे, सुलोचन सूखेंगे, उन मासूम बच्चों का तो भविष्य ख़राब हो जाएगा। क्योंकि उन माता पिता इतने मतलब कि बड़े हो गए, उनकी पूरी ज़िंदगी बीत गई, और आगे चल के बच्चों की क्या ज़िंदगी होगी इतनी महंगाई में। उनका तो मासूम का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ये है, उन पे भी तो गौर करने होने वाली चीज़ है। अभी भाई आप स्लम एरियाज़ में आप ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं, हाँ जी, आप झुग्गियों में ज़्यादा एक्टिव हाँ रहते जी, हैं। भाई ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर क्राइम बिल्कुल, भी बिल्कुल। बहुत हाँ जी, हाँ जी। मतलब हाँ उच्च जी, कोटि का बिल्कुल, या बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल हाई लेवल हाँ जी, पे हाँ जी, होता है। हाँ जी, हाँ जी। सारे जितने भी ये हाँ जी, मैक्सिमम क्राइम मैक्सिमम के जो लोग होते हैं वो सब स्लम से झुग्गी वगैरह की। वहाँ हाँ उधर जी, से ही होते हैं। हाँ तो जी। कभी भाई आपको ऐसा आपको डर नहीं लगा, कभी ऐसा आपको लगा नहीं कि यार मैं इस एरिया में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है या जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि झुग्गी या स्लम एरिया में ये लोग चाहते ही नहीं कि ये एजुकेटेड हों या ये एजुकेशन को ये अपने बच्चों को एजुकेट करें। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आप यार मुझे इस मैं एरिया में जा रहा हूँ और यहाँ पर मतलब कुछ भी क्राइम हो सकता है मेरे साथ या कुछ भी घटना घट सकती बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो कभी आपको इस तरह के चैलेंजेस आए आपको? सर मैं एक ऐसी झुग्गी में गया था स्लम एरिया में, वो बहुत खतरनाक थी। उधर के लोगों से मुझे बहुत डर लग रहा था उस टाइम। मैं मतलब कि उन बच्चों को देख के मैं उस झुग्गी में चले गया था। वो मासूम बच्चे थे, मतलब कि उन्होंने कपड़े भी ढंग से फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। उनकी मोह माया मुझे उन बच्चों के पास ले गई। जब मैं मैंने अपनी बाइक उधर साइड में लगा दी, तो मैं उस बच्चों का सर्वे करने चले गया। तो उधर मुझे पता लगा उधर 250 बच्चे हैं जो एजुकेशन से वंचित हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिली, और उधर कोई भी नहीं जाता उन डर की वजह से। स्नैचिंग भी है, उधर जेब भी काटते हैं। तो मैं उन बच्चों के पास गया, उधर देखा कोई भी उनकी देख रेख करने वाला नहीं है। एक टाइम भूखे रह रहे हैं बेचारे, पानी पी के सो रहे हैं, उनकी कोई देखभाल के लिए भी नहीं है। और उधर ऐसे ऐसे क्राइम है जैसे बड़े जैसे स्नैचिंग कर रहे हैं, वही मासूम जी, बच्चे वही सीख रहे हैं। बिल्कुल। जेब काटना, कोई सुलोचन नशा कर रहा है तो वो बच्चे उसी को चीज़ को देख के सीख रहे हैं। और फिर मतलब मैं बच्चों को सर्वे करके निकला। फिर मैं अपनी बाइक मैंने देखी, मेरी पूरी बाइक ख़त्म हो चुकी थी। मैं रोने लग गया था। अच्छा। हाँ जी, मैं रोने लग गया था, क्योंकि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे घर वाले आगे से नहीं जाने देंगे। फिर मैं घर पे आया, मतलब कि मेरे घर वालों ने देखा, मेरी हालत देखी, मैं रोने लग गया। तो घर वालों ने भी सपोर्ट करा, बोलने लगे कोई बात नहीं, ऐसी प्रॉब्लम्स और भी सामने आएंगी। उन्होंने मुझे कोई बोलने लगे चलो हमारा लड़का सेफ है, गाड़ी तो आती रहेंगी। तो उस हाँ गाड़ी जी, में क्या मतलब उन्होंने कुछ आपकी गाड़ी में क्या कुछ वो हाँ जी, हाँ झुग्गी जी। वालों ने स्लम एरिया वालों ने कुछ गड़बड़ की थी उस? सर मेरी टंकी फोड़ दी थी, सीट काट दी थी, वो इंडिकेटर वगैरह तोड़ दिए थे, पूरी गाड़ी ख़त्म कर दी थी। अच्छा, वो स्लम हाँ, एरिया सलम एरिया में झुग्गी में जो बड़े बड़े थे लोग लग रहा था, वो तो होते तो वो चोरी भी कर लेते। वो तो छोड़, मैंने 2 सीक्रेट लॉक लगा रखे थे। अच्छा, अच्छा, हाँ जी, हाँ अच्छा। जी। वो गाड़ी चोरी हो जाती नहीं तो। तो आप ये जो स्लम के बच्चों को आपने पढ़ाना शुरू किया, 4 साल हो गए हाँ आपको? जी, हाँ जी। 4 साल हो गए हैं। तो आपने इन 4 सालों में जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है, जिनको शिक्षित किया है, उनमें क्या बदलाव महसूस करते हैं तब से लेकर आज तक? इन मासूम बच्चों को मैंने पढ़ाया, इनमें से मैंने अभी तक 250 बच्चों के एडमिशन करवाए हैं। हम्म। मेरे 250 बच्चे अब पढ़ रहे हैं, उनमें आज इतना बदलाव है। वो मासूम बच्चे हर समझते हैं, मतलब हम क्या गलत है क्या सही है। अभी हम्म। मासूम बच्चों को जैसे जब पढ़ाने नहीं जाता था, उनको ये नहीं पता था हमारे साथ क्या गलत है क्या सही है। जिस बच्चों से जैसा बोल दोगे वैसे ही करने लगेगा। उससे बोल दोगे उसकी जेब काट दे तो उसकी जेब काट देगा। उससे बोल दो उसकी फ़ोन छीना तो उसका फ़ोन छीन लेंगे। और आज बच्चे मेरे पास जितने भी मैं अब 400-500 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चे समझते हैं पढ़ाई को लेके। हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा हमारा, हम बर्बाद ही हो जाएंगे। और पढ़ लिख लेंगे तो आज हम बहुत आगे पहुँच जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें पूछने वाला भी कोई नहीं है, ना हमें कोई सपोर्ट करने वाला है, ना सरकार सपोर्ट करने वाली है। और घर की स्थिति ऐसी है, बहुत ही कमज़ोर है। वो तो भीख मांग के गुजारा कर सकते हैं, या पन्नी चुग के, या पन्नी वगैरह चुग के, या प्लास्टिक वगैरह बोतल चुन के उससे। आज और बच्चों में इतना बदलाव है, बच्चे पढ़ाई अब तो ये सोचते हैं किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, हम्म। किसी को लॉयर बनना है।
किसी को फौजी बनना है, बहुत से मासूम बच्चों में तो फौजी बनने का ज़्यादा वो है, मुझे फौजी बनना है। एक बच्चे का मैंने नाम फौजी रखा है उसका। जी। हाँ जी, उसका मन है मतलब मैं बड़ो के फौजी बनना चाहता हूँ। एक मासूम बच्ची है, उसे डॉक्टर बनना, उसका नाम है चांदनी। उसकी एक आंख बचपन से ही मतलब कि है नहीं, उसका मतलब कि ऑपरेशन है 10 साल के बाद। जी। बहुत से मासूम बच्चे वो पढ़ना चाहते हैं पर उनको समझाने वाला कोई नहीं है, उन्हें कोई सही दिशा और सही दिशा गाइड करने सही वाला गाइड कोई करने नहीं है। वाला कोई नहीं और मिला। कोई स्कूल्स का कोई टीचर्स भी वहाँ पे नहीं जाता, डर हम्म, की वजह से कह लो, या वो अपने, मैंने बोला ना बहुत से टीचर्स की लापरवाही है। सरकारी जॉब लग जाती है, वो सोचते हैं अपने बैठे रहो पढ़ाते रहो, वो स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाते, क्योंकि मैंने देखा है स्कूल में जाके जी। भी छोटे छोटे मासूम बच्चों को बैठे रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं। बस बच्चा वो हाँ। एक्टिविटी कर रहा है, वो ड्राइंग हम्म, वो वगैरह कर रहा है, कुछ समझाने वाला नहीं है कुछ। पर ये तो पूरा सिस्टम करप्ट है। अब जिसमें बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए, अभी मुझे तो 4 साल हुए, मैं क्या कर लूँगा, पर मैं तो एक कोशिश ही कर सकता हूँ। जी। मैं कोशिश करता रहा हूँ, कोशिश ही करते आ रहा हूँ। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैंने सोचा है मासूम बच्चे, इन मासूम बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूँ, जी। जो मेरा एम है, मेरा टारगेट है। उन मासूम बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले, हर बच्चे को हर सुविधा मिले, उनको पेरेंट्स को भी मिले। जी। जैसे डॉक्टर के इलाज हो, मैंने बहुत से मासूम बच्चों का इलाज कराया हम्म। निःशुल्क, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, एक किसी से मैंने किसी से पैसे नहीं लिया। मेरी फैमिली भी जानती है, मेरे दोस्त वगैरह जितने भी हैं, सब मुझे जानते हैं, मैंने आज तक किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। और मैंने बहुत से मासूम बच्चों का इलाज भी करवाया। उनके पेरेंट्स, उनकी जो दुआ लगती है वो मुझे बहुत सुकून मिलती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे। जी। अभी आपने कहा कि आपके स्लम में एक बच्ची है चांदनी जो डॉक्टर बनना चाहती है। मेरी भी एक बेटी है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि जब आप इन स्लम एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ की लड़कियाँ जो हैं, ख़ासकर लड़कियाँ जो हैं, उनको आप गुड टच, बैड टच क्या इसके बारे में बताते हैं? क्योंकि आज का टाइम हाँ जी, ऐसा हाँ है जी, हाँ जी। कि लड़कियों को इस चीज़ के बारे में शिक्षित करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। है उन्हें वो। महसूस होना चाहिए कि कोई उन्हें टच कर रहा है, छोटा-सा बच्चा भी है, 3 साल की वो लड़की है, तो उसे पता होना चाहिए कि गलत हो रहा है अच्छा हमारे साथ, टच है या या बुरा। बुरा बुरा टच टच है। है, बिल्कुल ये बिल्कुल। आप बताइए, आप बताते हैं क्या वहाँ पर बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। को? मैंने बहुत से मासूम बच्चों को समझाया, कोई भी अनजान आदमी बुलाए, किसी तो हमें नहीं जाना। कोई चॉकलेट दिलवाए, कोई बोले हमें चीज़ दिलाता, कहीं नहीं जाना, है ना। उनके पेरेंट्स को भी मैंने गाइड करा, कोई भी अनजान आदमी मिलता है उसको, बच्चों को मत भेजना, है ना, क्योंकि आज के टाइम में हमारे लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। जी। मैंने उन मासूम बच्चों को बहुत शिक्षित कराया, मतलब मैंने बहुत समझाया, मतलब कि सही गलत की पहचान बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता लगेगा तो हमारे साथ तो गलत हो ही रहा है, क्योंकि वो मासूम बच्चों के साथ कोई भी बहका देता, वो तो ऐसे ही कर लेते हैं। अब किसी को मासूम बच्चों को चॉकलेट दे दोगे, वो तो चॉकलेट ले लेगा। हुँ। और मैंने देखा, मैं करोल बाग में मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, जी। तो पेरेंट्स सामान लेने गए हुए थे, जैसे गाड़ी पे वाइफर वगैरह मारने गए हुए थे, मतलब कि खाना भी लेने गए हुए थे, दोपहर 2:30 का टाइम था। हुँ। तो उन बच्चों को वो वहाँ से गायब हो चुके थे। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। 8-10 बच्चियाँ थी, हुँ। 2 लड़के थे। बच्चियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर बात बता रहा हूँ मैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। वो लड़कियाँ गायब हो ल चुकी लड़की थीं। गायब हो चुकी थी। हुँ। उन्हें कोई संस्था, मैंने सुना था कोई संस्था वाले ले गए थे। अच्छा। कोई, फिर वो मासूम जो उनके माता-पिता हैं, वो बेचारे थाने भगे। किसी ने कोई कुछ नहीं बताया, किसी से पता लगा उनको पुलिस ले गई है अच्छा। वैन में, पर सही कोई आश्रम वाले ले गए थे। फिर मुझे बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन करा, घर वालों ने, हमारे बच्चे गायब हो गए। फिर मैं तुरंत मैं उधर से भागा। फिर मैं 4 बजे पहुंचा। फिर मैंने बहुत पूछताछ करी, पता लगा आश्रम, अनाथ आश्रम वाले ले गए हैं। हुँ। फिर उधर मयूर विहार एक मजिस्ट्रेट ऑफिस पड़ता है, फिर मैं वहाँ पे गया। उधर मैंने देखा बहुत सारे जो गरीब आदमी वहाँ पे ऐसे बैठे जैसे कहीं अस्पताल के बाहर बैठे रहते हैं मरीज। अच्छा। वहाँ पे इतने लोग बैठे, तो मैंने उनसे समस्या पूछी, आपकी क्या समस्या है? उन्होंने बोला हमारे बच्चे इन्होंने पकड़ लिए हैं। दूसरे से बोला उनके भी बच्चे पकड़ लिए। उधर कितने 20-30 लोग थे जिनके मासूम बच्चे पकड़ रखे थे। हुँ। उधर फिर इनके भी बच्चे पकड़ रखे थे। फिर उधर एक एप्लीकेशन लगाई, वो मासूम बच्चे फिर मतलब कि पूरी इंक्वायरी होने के बाद इन्हीं के मासूम बच्चे, फिर 4 महीने के बाद फिर वो बच्चे फिर उनको मिले। फिर वो डर के मारे, फिर वो अपने गाँव चले गए, बिहार। पुलिस वालों ने या अनाथ आश्रम वालों ने उनके बच्चों को बिना किसी मतलब किसी वार्निंग के या पेरेंट्स के ऐसे कैसे मतलब क्या उठा लिया? लड़कियाँ ही थी उसमें साथ? बिल्कुल लड़कियाँ थी। सिर्फ़ लड़कियाँ ही थी सारी? 7-8 लड़की थे, 2 हाँ, लड़कियाँ ही थी वैसे तो। लड़कियाँ ही हाँ थी जी, हाँ जी। सारी, वो ये बताना हाँ जी, चाह हाँ जी, रहे हाँ हैं। जी। करोल बाग रामजस स्कूल के बाहर वो बैठे थे, बच्चे खाने के इंतज़ार कर रहे थे, हमारे मम्मी-पापा खाना लेने गए हुए हैं। इतने में उन बच्चों ने, वो बच्चे बहुत रो रहे थे, बोलने लगे मम्मी-पापा खाना लेने गए, हमें गाड़ी में ले गए अनाथ आश्रम वाले, है ना। फिर उधर मैंने बच्चों से बात करी, बच्चे रो रहे थे, बच्चों को मिलने भी नहीं दिया। एक एप्लीकेशन की बहुत जाके, मतलब कि 1 हफ्ता लग गया था, मतलब कि उन बच्चों से फिर हमें मिलना हुआ। फिर वो बच्चे बहुत रो रहे थे, हमें ले जाओ, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है।
हाँ जी, हाँ जी। 4 महीने उनके खुद के बच्चे हाँ उनको जी, 4 महीने बाद दिए गए। हाँ जी, बिल्कुल 4 महीने बाद। अब ये आप देखो पूरा सिस्टम करप्ट है। इन मासूम तो लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये कैसे आपने किसी कहीं पे किसी पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं करी, कोई फिर किसी जगह शिकायत करी, फिर मैं उनके पेरेंट्स हाँ जी, ने हाँ कुछ जी। शिकायत की हो किसी? बहुत पुलिस थाने भागे थे, वो किसी के थ्रू पता लगा, वो मासूम बच्चों को अनाथ आश्रम ले गए हैं। फिर मैं मजिस्ट्रेट गया था मयूर विहार, फिर वहाँ से पता लगा अनाथ आश्रम के लिए, फिर मैंने उधर एप्लीकेशन दी, उधर लॉयर से बात करी, फिर उनको उन मासूम बच्चों को 4 महीने बाद बच्चों को मिला। अब वो अभी आप भी देख लो, एक दिन भी माँ बच्चों से अलग हो जाए तो कैसे रह लेंगे। पर और वो तो बहुत छोटे बच्चे थे, तो नहीं, नहीं, वो तो वैसे भी नहीं अलग रहना चाहिए उनको। 13-14 साल के भी बच्चे थे। और सब उन्होंने अनाथ आश्रम हाँ जी, वालों ने। और उनके पापा हैंडीकैप थे, एक टांग से विकलांग थे। अब आप देखो ऐसे ऐसे गरीब मासूमों के लिए ऐसे ऐसे बर्ताव होते हैं इनके साथ। अभी भाई आप जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही आसान काम तो किसी भी कंडीशन में नहीं है। हाँ जी, ना ही आसान है, और ना ही ये हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसको करने के लिए बेसिकली जुनून चाहिए, जो आप में है। लेकिन इस जुनून के साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो जिन बच्चों के लिए आप ये काम कर रहे हैं, स्लम एरिया के लिए या झुग्गियों वालों के लिए, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, जो खुद शिक्षित नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को देखते हैं आगे शिक्षित होते हुए, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, उनका क्या भाव होता है आपके प्रति, है ना? वो आपसे क्या कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जब भी मैं किसी बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, वो उनके माता पिता मेरे पे इतना भरोसा करते हैं, वो मुझे देख के रोने लगते हैं, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए बहुत कुछ करता हूँ। कभी कपड़े धुलाता हूँ, कोई बच्चा बीमार होता है तो उसे मैं दवाई दिलाता हूँ, किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो फिर मैं तुरंत मेडिकल क्लिनिक या छोटे मोटे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। और जैसे छोटी जैसे राशन नहीं है घर में, राशन दिलाना, वो मेरे रोने लगते हैं तो मुझे बहुत दुआ देते हैं। वो मेरे पास पूरा भरोसा करते हैं, मतलब कि यही जो लड़का है जो इतना सब कुछ कर रहा है। अभी एक मासूम बच्चे का रिक्शा चोरी हो गया है, रेड़ा, क्योंकि वो उस घर में बड़ा है, उसकी 3 बहनें, उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसके पापा एक शराबी हैं, वो उसकी मम्मी मेरे पास इतना भरोसा करती है, वो मुझे एक बहुत अपना बड़ा लड़का मानती है। उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे मेरे पति ऐसे ऐसे करते हैं मेरे साथ, मतलब दारू पी के आ जाते, लड़ते हैं। उनकी एक लड़की जवान है, उनकी मैंने बोला इनकी शादी नहीं करी तो पता लगा लड़ शादी करने के लिए 4 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, गांव में गए थे तो पता करा। तो बोला इसके पिता क्या कहना चाह रहे हैं, बोलने लगा, वो बोल रहे हैं मेरी लड़की है ही नहीं। हाँ जी। तो फिर हाल ही में उनका एक रिक्शा चोरी हो जाता, उनके लड़के का। फिर मैंने बोलता है अब क्या करें, फिर बोला है ये कमा के लाते नहीं हैं, दारू पीते रहते हैं, अब ये बच्चा इस पे सारी जिम्मेदारी है। अब वो बेचारा क्या करे, उसका रिक्शा चोरी हो गया, वो रिक्शे में पन्नी चुगने जाता। फिर मैंने उसको भरोसा दिया है 2-4 दिन का, मतलब कि मैं खरीद रिक्शा ला के दूंगा, जिससे वो थोड़ा कमाएगा अपनी माँ बहन के लिए, थोड़ा बहुत राशन करना जिम्मेदारी समझेगा, क्योंकि जिस घर में बड़ा लड़का होता है उस पर सारी जिम्मेदारी आ जाती हाँ, बिल्कुल जाहिर सी है बात ना। है। और और ऐसे स्लम्स एरिया में ऐसे शराबी नशेड़ी जो भी सॉरी, सैकड़ों ऐसे लोग हाँ हैं। जी, नशे में रहते हो पुत। हम्म। अब और घर की कंडीशन नहीं संभालते, मतलब कि ध्यान नहीं देते, मतलब कि जिन बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं, स्लम के बच्चों को, आप क्या किसी संगठन या किसी संस्थान ने हम्म। आपका साथ दिया है या आपकी मदद की है, या सिर्फ सिर्फ एक अकेले ही आप इस दम अपने ही दम पर कर रहे हैं, या कोई संस्था या संगठन आता है मदद करने के लिए? नहीं, अभी तो मैं अकेले ही कर रहा हूँ 4 साल से। अभी तो कोई संगठन वाले किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं करा। सब आज के टाइम पे पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हैं, एनजीओ के यार्ड में। वो बच्चों का भविष्य नहीं, वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही घटना हो चुकी है, मेरे साथ मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ये घटना कर चुकी है, क्योंकि वो पैसे के चक्कर में थे। मेरे अच्छा। साथी दोस्त करके चुके हैं, वो सोच रहे थे एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवा ले, जिससे हमें भी थोड़ा फंड आए, हम मतलब कि थोड़ा बहुत हम पे फंड हम्म। आए, फिर हम बच्चों को पढ़ाएं। हम्म। फिर फिर मैं मुझे पता लगा वो ये तो पैसे के चक्कर में बच्चों को भविष्य तो देख नहीं रहे, तो फिर मैं उनसे हटने लग गया। हम्म। ऐसे ऐसे तो हटना ही चाहिए। फिर जी। मैं उनसे हटने लग गया, मैंने उनसे एक किनारा कर लिया। फिर उन्हें पता लग गया ये हमसे किनारा कर रहा, तो उन्होंने सोचा इसे बर्बाद कर देंगे, है ना, क्योंकि हमने इसके साथ टाइम स्पेंड करा तो हमें पैसा भी तो मिलना चाहिए। उन्होंने मेरे दोस्तों ने यूँ बोला, हमने तेरे साथ इतना साथ दिया तो हमें 50,000 रुपये भी चाहिए। अच्छा। हमने हाँ, हमने तेरे साथ इतनी मेहनत करी है। पर ये तो एक सोशल वर्क काम कर रहे हैं, इसमें पैसा किस चीज़ सही का। बात है। हम जी। कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने घर की सिचुएशन थोड़ी देख रहे हैं, तो गरीबों की देख रहे हैं। हम्म। हमसे बड़ी परेशानी तो इन पे, अपनी परेशानी तो कुछ भी नहीं इनके सामने, बिल्कुल। है ना। तो इन्होंने मेरे साथ मेरा फ़ोन छीन लिया। फिर आपके हाँ दोस्तों हाँ, ने? मेरे दोस्तों ने। फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करी, फिर उन्होंने कुछ बताया नहीं, फिर मुझे पुलिस में भी रखा गया। फिर मुझे बाद में पता लगा मेरा फ़ोन तोड़ दिया मेरे दोस्तों ने। उन्होंने सोचा इसको बर्बाद कर देंगे। फिर एक भैया हैं सुमित, डीपी सुमित है, वो बड़े भैया हैं। फिर उन्होंने मेरा ऐसे बुरे समय में मेरा पूरा साथ दिया।
बहुत साथ दिया। मैं तो उस टाइम बहुत अकेला पड़ गया था और मैं उस टाइम से बहुत ही अकेला फ़ील करता हूँ। मैं आज के टाइम में धोखेबाज की दुनिया ये, सब मतलबी दुनिया है। कोई आज सब अपने फ़ायदे के लिए पड़े हुए हैं, कोई किसी का दुःख दर्द देखने को राज़ी नहीं है। सब चाहते हैं पैसा कमाओ हम्म। बस, कोई किसी की गरीबी की हालत नहीं देखना चाहता। सब अपनी जेब भरने के चक्कर में आज के टाइम। कोई एक ऐसा परिवार जो बहुत मुश्किल में था, पैसे नहीं थे या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने उनकी मदद की और आज वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं बिल्कुल, अपने बिल्कुल। हिसाब से। मैं भी हाल ही में लेता हूँ, एक 4 साल की लड़की है जिसका नाम रागनी है। हुँ। वो घर वालों को समझाने वाला कोई नहीं है। वो लड़की बहुत बीमारी है उसको, वो बच्ची बोल भी नहीं सकती है, ना बैठ सकती है, ना लौट सकती है। जैसे बच्चों को जैसे पोलियो मार जाता है, उस बच्ची का शरीर भी ग्रो नहीं हो रहा। अच्छा। तो वो माता-पिता उस बच्ची के लेके बहुत परेशान थे। तो वो उनकी तीसरी बच्ची थी, वो बहुत परेशानी में थी। उसकी मम्मी बहुत परेशान थी क्योंकि उन्होंने हर जगह डॉक्टर को दिखाया, पर उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा था। वो हर जगह भागे। फिर उन्होंने मुझे मैं उनको अचानक से मिल जाता हूँ, बच्चे पढ़ाने आता हूँ, तो उन्होंने बोला हमारी बच्ची ऐसे-ऐसे बीमार है। वो उसकी मम्मी रोने लगी, तो मैंने उस मासूम बच्ची का इलाज करवाया। मैं पहले तो पास के क्लिनिक में ले गया, उन्होंने साफ मना कर दिया इसका इलाज एम्स हॉस्पिटल में होगा। फिर मैं सीधा उसको अपॉइंटमेंट लेके सीधा एम्स हॉस्पिटल जाता हूँ। आज उस बच्ची का उसमें इलाज हो रहा है और उस मासूम बच्ची का जितना भी खर्चा है सारा मैं उठा रहा हूँ, खाने पीने का, हर चीज़ का। जो उसकी मम्मी पापा हैं वो मेरे पे इतना आशीर्वाद देते हैं, वो इतने रोते हैं मुझे देख के, मुझे बहुत खुशी मिलती है और आज मैं उस घर का खर्चा चला रहा हूँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 23 साल है। 23 साल की उम्र में जहाँ बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे एक नया गैजेट, एक नया फ़ोन चाहिए, मुझे नया लैपटॉप चाहिए, मुझे नई बाइक चाहिए, मतलब उस एज में जाकर आप जो है दूसरों की मदद कर रहे हैं, वो भी स्लम में जाते हैं, स्लम के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब बचपन से कुछ ऐसा जुनून रहा होगा ना, बचपन से आप ऐसे रहे होंगे। बिल्कुल, मैं बचपन से ऐसे ही हूँ। मैंने आज तक अपने घरवालों को कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करा, पर बचपन में एक साइकिल के लिए फ़ोर्स करा था। मेरा बर्थडे वाले दिन बस साइकिल के लिए फ़ोर्स करा था, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को पता रहता है मेरे घर में क्या कंडीशन चल रही है, खाने को दाने नहीं है, तो उस मासूम बच्चे पे बीतती रहती है क्या नहीं है, कि तो वो किसी फ़ोर्स कर नहीं सकता। ना वो कपड़ों के लिए करेगा, ना वो साइकिल, ना फ़ोन के लिए। ये है। अभी भाई आपने कुछ टाइम आपने पेट्रोल पंप पे भी आपने जॉब की है। हाँ जी। मैं जानता हूँ पेट्रोल पंप पर जॉब करने वालों की सैलरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हाँ जी। तो पेट्रोल पंप से और यहाँ तक का सफ़र हाँ जी। कैसा रहा? सर पेट्रोल पंप का सफ़र, मैं 10th क्लास में था। मैं पहले पार्ट टाइम जॉब में वेटर का काम करा। फिर मैं बच्चों से टच हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। फिर मेरी 12th कंप्लीट हो गई। फिर मैंने कंस्ट्रक्शन का काम करा। कंस्ट्रक्शन से फिर मैं और बच्चों से टच हुआ। फिर मैंने पेट्रोल पंप पे ड्यूटी करी। फिर मैंने अपना निर्णय तय कर लिया, मुझे मासूम बच्चे पढ़ाने हैं, इन मासूम बच्चों का भविष्य बनाना है। फिर ये उस दौरान आपने सोच लिया था हाँ जब जी, आप हाँ जी। पेट्रोल पंप पे जॉब करते बिल्कुल, थे? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने आपने वेटर का काम भी किया हाँ जी, कुछ हाँ जी, टाइम, हाँ जी, हाँ फिर जी। आपने कंस्ट्रक्शन पे भी कंस्ट्रक्शन पे आपने हाँ जी, हाँ जी। ये लेबर का। लोडिंग और ढलाई का हाँ काम जी, जो हाँ होता जी, है हाँ वो जी। किया। फिर सर मैं दिन में बच्चों को पढ़ाता था, फिर मैं नाइट में पेट्रोल पंप पे जॉब करता था। मेरी 8,000 रुपये सैलरी थी। रजौरी गार्डन में मैं पेट्रोल पंप पे काम करता था और वहीं पे राजधानी कॉलेज के नीचे मैंने वहीं से स्टार्ट करा है जी मैंने। जी, वहाँ हाँ उस जी, हाँ जी। फ्लाईओवर के नीचे बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैंने उन मासूम बच्चों को पढ़ाया है। हाँ जी, वहीं से मतलब कि उन मासूम बच्चों का खर्चा मैं पेट्रोल पंप की जॉब से ही करता तो था। भाई वो तो सैलरी बहुत कम होती है पेट्रोल पंप की, तो फिर आप घर पर तो कुछ नहीं देते होंगे खर्चा? नहीं, नहीं, घर वालों ने आज तक मुझसे एक पैसा नहीं मांगा। बच्चों को आप एजुकेशन का मटेरियल किस तरह का देते हैं? आप उनको बुक्स देते हैं, कॉपी देते हैं, या आपने जैसे बताया कि आपने 250 बच्चों का एडमिशन करवा दिया है, तो आप उनकी किस तरह से हेल्प करते हैं आप? मैं उन मासूम बच्चों को पढ़ाता हूँ, कॉपी किताब स्टेशनरी का सामान देता हूँ, पेंसिल कॉपी किताब। उन मासूम बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और उन मासूम बच्चों का, जो मासूम बच्चा पढ़ लिख सकता है उनमें से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मासूम बच्चे हैं जो स्लम शहरी में लड़कियाँ बहुत आगे हैं, मैथ में बहुत आगे हैं, लड़के भी बहुत पढ़ने में आगे हैं, पर इन पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हम्म। तो मैंने कुछ इन मासूम बच्चों में से, जो इनमें से पढ़ने में अच्छे हैं, उन मासूम 250 बच्चों को मैंने एडमिशन करवाया, जो आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। आपके खुद के अनुसार, क्योंकि खुद आप एक लॉ के स्टूडेंट भी हैं, हाँ जी। आप बच्चों को भी एजुकेट कर रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में क्या-क्या चेंजेस आने चाहिए? जो हमारे स्कूल्स के कुछ टीचर्स की लापरवाही है, इन्हें हर जगह घूमना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, इन्हें देखना चाहिए कि गरीबी क्या चल रही है स्लम एरिया में। ये नहीं जाएंगे तो कैसे, मासूम बच्चों का तो भविष्य खतरे में रहेगा ही नहीं, ये पढ़ेंगे ना लिखेंगे। ये कुछ करते ही नहीं, अपने बैठ जाते हैं टीचरों की तरह, ना पढ़ाना ना लिखाना, अपने
इन मासूम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, बस ये सोच लेते हमारी सरकारी ड्यूटी लग गई है तो बस ठीक है, अब इन बच्चों को पढ़ाना है। उन बच्चों को क्लास में एक्टिविटी दे देते हैं, इनको ये नहीं पता बाहर की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उन स्लम बच्चों पे क्या हो रहा है। वो रोज़ स्नैचिंग कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, उन बच्चों पे क्या बीत रही है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं है। हमारा पूरा सिस्टम करप्ट है। लेकिन मुझे लगता है अभी कि यहाँ पर हर एक टीचर को आपकी तरह बनना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे स्लम से आते हैं ना, तो कई बार हम कुछ वीडियोस देखते हैं कि जो टीचर्स हैं ना, वो बच्चों को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करती हैं। कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ अपने महीने की एक सैलरी मिल जाती है। वो सो रहे होते हैं तो बच्चों से बाथरूम साफ करा रहे होते हैं, डेस्क बिल्कुल। साफ करा रहे होते हैं। ये बहुत सी वीडियोस आती हैं। कुछ टीचर्स तो लापरवाही, उन्हें किसी से लेना देना नहीं, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, उनको मंथली सैलरी आ रही है, उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बस अपने घर जाना। कोई उन्हें ये नहीं बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन बच्चों पे क्या हो रहा है। और कुछ टीचर्स इतने बढ़िया हैं जो इतने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उन बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं, ये कूड़ा इधर पड़ा है, ऐसे डस्टबिन में डालना चाहिए। और कुछ टीचर्स ऐसे हैं डांस करवा रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करवा रहे, जहाँ से वहाँ से खाना लिया हूँ मेरे लिए, हम्म। है ना। ये पढ़ाने कुछ नहीं, अपने बैठ जाते हैं फ़ोन चलाते रहते हैं बस। तो जब आप स्लम एरियाज में जाते हैं पढ़ाने के लिए, हाँ जी। तो कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि भाई हमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, जो हमने काम किया वही हमारे बच्चे करेंगे। हम्म। क्या ऐसा बिल्कुल। भी कुछ फेस करना हाँ पड़ता जी, है हाँ जी, हाँ आपको? जी। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं क्योंकि उनके फादर्स नहीं हैं, उनकी मम्मियाँ हैं, क्योंकि हम्म। उनकी तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनका एक बड़ा लड़का है, उनकी बहन भी है, उस पे ज़िम्मेदारी भी आएगा, बेचारा कमाएगा नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। हम्म। और कोई इनको खिलाने वाला नहीं है, कोई इन्हें समझाने वाला नहीं है, क्योंकि जो बड़ा लड़का है उस पे ज़िम्मेदारी आ जाती है। बहुत से ऐसे मुझे पेरेंट्स मिले हैं, पर मैंने उनको समझाया पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है, कमाना साथ में, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब मैंने भी करा, मैंने भी साथ में पढ़ाई करी है और आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। ये मासूम बच्चा का पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे। अब इसको गाँव जाना पड़ेगा, अब इससे पता है ट्रेन कौन सी जा रही है, टिकट लेनी है, जब भी तो पढ़ा लिखा होगा, जब भी तो पता लगेगा मुझे बिहार जाना है तो बिहार की टिकट ये इतने बजे से इतने हम्म। बजे तक है। तो मैंने उन माता पिता को समझा, वो मेरी बात से समझे। 1 घंटा मैं उन मासूम बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर वो मासूम बच्चा फिर वो कमाने के लिए चले जाता है, वो थोड़ी देर मेरे, तो उसके घर वालों को भी लगता है मेरा लड़का पढ़ रहा है। अभी भाई किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक बेसिक ज़रूरत होती है एक फ़ंड की, बिल्कुल। पैसों की। तो आपको कहीं से कोई फ़ंड स्पॉन्सर्ड है, कहीं से आपको कोई मदद मिलती है, या ये कैसे आप इसको कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल टास्क है आप जो कर रहे हैं, आपने जो बीड़ा उठाया है, ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो इसके लिए आपको कोई फंडिंग, आपको कोई कहीं से कोई मदद मिल रही है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ कोई एनजीओ सपोर्ट कर रहा है, या कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हैं? सर मुझे कोई फंडिंग से तो वैसा कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि 4 साल से मैं अपने पैरों अपने खुद से ही दम से कर रहा हूँ पार्ट अच्छा, आप टाइम। अपने पैरों अपने अपने, मतलब हाँ, अपने पैसों से ही चला अपने रहे हैं आप पैसों से इसको? ही चला रहा हूँ। कुछ लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बस कुछ ही लोग। सर मुझे सपोर्ट करने वाले बस सुमित सर हैं, सुमित भैया जी हैं, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। और एक विशाल सर हैं, उनकी दुआ सपोर्ट से वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और विश्वजीत सर हैं, इन विश्वजीत सर की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ से बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बुरे टाइम में मैं बहुत पहले ही हार मान चुका था, क्योंकि आज मुझे विश्वजीत सर, सुमित सर, विशाल सर सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ विश्वजीत सर का, सुमित सर का और विशाल सर का। इनकी वजह से जो मैं आज यहाँ पे हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ सर मैं। अभी भाई आप जो काम कर रहे हैं ना, ये काम आसान नहीं है। हाँ जी। और आप तो थैंक यू बोलेंगे बोलेंगे, सुमित जी को हम भी शुक्रिया करेंगे, विशाल जी को भी बहुत शुक्रिया करेंगे, और विश्वजीत सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो अभी भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिएगा। और जहाँ हमारे सपोर्ट की बात आएगी, हम हमेशा अभी भाई के साथ, आपके साथ, विशाल जी के साथ, सुमित जी के साथ, विश्वजीत जी के साथ हमेशा खड़े हैं सर। और भी जो लोग इस तरह का काम करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेके और भी लोग काम करें। तो हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमित जी आपको। जो आम लोग, जो हमारी आम जनता आपको सुन रही है, देख रही है, अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ये है कि आप स्लम के बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, हाँ, या आज हमारे घर घर में में कुछ फंक्शन है। कुछ कुछ फंक्शन, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो क्या आपके साथ जुड़ सकते हैं, उन बच्चों की कुछ मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ जी मैम, जुड़ सकते हैं। जिसको भी पेरेंट्स अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवाना हो, एनिवर्सरी कुछ भी सेलिब्रेट करवाना हो, वो बच्चों के साथ करवा सकता है। और बच्चों को इससे पता लगेगा बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको अच्छी असली खुशी मिलेगी, असली मतलब खुशी उन मासूम बच्चों के चेहरे पे है, क्योंकि उन मासूम बच्चों कभी उनको खाना नसीब नहीं होता,
अभी भाई आप अगर कोई आपसे पेरेंट्स जुड़ना चाहे या आपकी कोई जहां आप जिस एरिया में आप होते हैं तो एक बार आप हमारे दर्शकों को आप बता दें कि आप किस एरिया में आप एक्टिव रहते हैं या किस जगह आप मिल सकते हैं या आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, या आप हमारी ऑडियंस को बता दें एक बार। मैं नॉर्थ ईस्ट साइड सलम्स एरिया में पढ़ाता हूँ। सोनी विहार, खजूरी, सादरे, करोल बाग वगैरह नॉर्थ ईस्ट साइड में मैं पढ़ाता हूँ। आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चाइल्ड एजुकेशन बाय अभी इंस्टा आईडी है मेरी, और आप कभी भी एनी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच अभी कि थैंक आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो बहुत मच। कुछ सीखने को मिला हमें आपसे, और मुझे लगता है कि जो हमारे यंगस्टर हैं उन्हें आपसे कुछ सीखना चाहिए कि 23 साल की उम्र में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारी विदर्स की ऑडियंस है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, कहते हैं कि खुशियाँ जब हम बांटते हैं तो और ज़्यादा बढ़ती हैं। बिल्कुल। आपके घर में भी अगर खुशियाँ हैं उन्हें बांटिए। और ये जो बच्चे हैं ना, जो स्लम के बच्चे हैं जिन्होंने शायद कभी केक नहीं खाया होगा, जिन्होंने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, उनकी मदद कीजिए। बिल्कुल। अगर आप भी ये देखते हैं कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, तो आप हमें डीएम करें, हम उन्हें अपने विदर्स में ज़रूर इनवाइट करेंगे। और अगर आप पर्सनली चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर भी बात करें तो आप वो भी हमें ज़रूर लिखिएगा। लेकिन आप हमारे इस चैनल विदर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी ये जो भी वीडियोस होती हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँचें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया हमें इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।